नमस्कार मित्रों, कैसे हो आप लोग। दृष्टि के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आरएएस की मुख्य परीक्षा में राजस्थान लोक सेवा आयोग ने कुछ चेंज किया है, परिवर्तन किया है। और उसमें विश्व इतिहास के अगर हम सिलेबस पर दृष्टि डालें तो आप देखेंगे कि कुछ परिवर्तन देखने को मिल रहा है। सबसे पहले हम उस बिंदु को देखते हैं जहां हमें परिवर्तन मिल रहा है। पूर्ववर्ती जो सिलेबस था बच्चों, उसमें ये सारी चीजें तो थी, यानी ऊपर के जो चार हैं ये ऑलरेडी विद्यमान थे। लेकिन इसमें एक जो नया टॉपिक जुड़ा है वह है शीत युद्ध के दौरान विश्व। और एक जो और चेंज देखने को मिल रहा है, जैसे एक तो आप सिलेबस के स्तर पर चेंज देखते हैं, दूसरा चेंज है प्रश्न की प्रकृति को लेकर, स्पेशली शब्द सीमा को लेकर के। अगर आप देखें बच्चों, तो पहले जो आरएएस की मुख्य परीक्षा में प्रश्न आते थे तो तीन तरह के प्रश्न आते थे। एक प्रश्न जो सबसे छोटा प्रश्न होता था वो 15 शब्द का था, उससे बड़ा 50 शब्द का, और सबसे बड़ा 100 शब्द का। लेकिन इस बार इन लोगों ने जो चेंज किया है वो ये है कि सबसे जो छोटा प्रश्न आएगा वो प्रश्न होगा 50 शब्द का। और इसके अलावा अगर आप देखें तो जो दूसरा होगा वो 150 शब्द का। अब अगर हम आरएएस की मुख्य परीक्षा की तुलना आईएएस से करें तो आईएएस में भी जो विश्व इतिहास का सिलेबस है कमोबेश आरएएस का ही सिलेबस हो गया है। आरएएस में पहले कुछ चीजें नहीं थी, स्पेशली शीत युद्ध के दौरान विश्व। वैसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो अंतरराष्ट्रीय संबंध जब आप पढ़ेंगे तो शीत युद्ध के दौरान विश्व को पढ़ लेंगे। चूंकि विश्व इतिहास के सिलेबस में इन्होंने डाला है, इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि आप अपने अप्रोच में विश्व इतिहास को शामिल करेंगे, अंतरराष्ट्रीय संबंधों को तो शामिल करते ही हैं। मीन्स ये नई बात देखने को मिल रही है कि हम शीत युद्ध के दौरान विश्व को व्याख्यायित करेंगे ऐतिहासिक दृष्टिकोण से, और अंतरराष्ट्रीय संबंध में राष्ट्रों के संबंधों के दृष्टिकोण से। बातें वही व्यक्त की जाएंगी, लेकिन शीत युद्ध के दौरान विश्व को बताते समय विश्व युद्ध की जो पृष्ठभूमि है, मीन्स 1945 से पहले की जो पृष्ठभूमि है, जिसको आप ऑलरेडी विश्व इतिहास में पढ़ेंगे, उसको अकाउंट में रखकर चीजों को समझना पड़ेगा। बस ये चीज है। अब हम 150 शब्द जो सबसे बड़ा प्रश्न है, अगर उस पर दृष्टि डालें बच्चों, तो आईएएस की भी मुख्य परीक्षा में 150 शब्द के उत्तर लिखने होते हैं। अब इसके दो अर्थ देखे जा सकते हैं। पहला अर्थ ये कि क्या आरपीएससी अपने स्टैंडर्ड को बढ़ा रही है पूर्ववर्ती स्टैंडर्ड की तुलना में। दूसरा ये कि क्या वह यूपीएससी के मार्ग पर चलने की कोशिश कर रही है। अगर हम दोनों दृष्टियों से देखें तो भी यह कदम एक सराहनीय कदम है, एक सकारात्मक कदम है। कारण क्या है बच्चों, कि हमारे राजस्थान के जो बच्चे आरएएस की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे, उन्हें अब तैयारी के दौरान ही आईएएस का भी दृष्टिकोण मिल जाएगा। क्योंकि प्रश्न की प्रकृति यदि आईएएस की तरह है तो उन्हें आईएएस की तरह ही समझना होगा। इसलिए अक्सर मैं क्लास में बच्चों को कहता हूं कि 150 शब्द का जो उत्तर आपको लिखना है उसमें आप आईएएस के दृष्टिकोण को अपनाएं। आईएएस का दृष्टिकोण क्या है? आईएएस का दृष्टिकोण अंतर विषयक संबंध है, जिसे हम अंग्रेजी में इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कहते हैं। इसका एक उदाहरण दें हम तो ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि अगर
राजनीतिक रूप में उदारवाद है। उदारवाद का सीधा सरल अर्थ है कि हम स्वतंत्रता दे रहे हैं, उदारता दे रहे हैं। पहले जो भी प्रतिबंध थे, नियंत्रण थे, अंकुश थे, उससे मानव को मुक्त करते हुए स्वतंत्रता दे रहे हैं। इसी को हम उदारता कहते हैं, लिबरल कहते हैं। लिबरल, लिबर्टी, फ्रीडम, ये शब्द अंतर संबंधित। अब अगर आप देखें बच्चों कि उदारवाद जो राजनीतिक रूप में है, जिसे हम स्वतंत्रता के रूप में भी व्यक्त करते हैं, तो यह स्वतंत्रता हर क्षेत्र में होनी चाहिए। तो हम देखेंगे कि आर्थिक रूप में यह स्वतंत्रता पूंजीवाद को लाती है। तो राजनीतिक रूप में जो उदारवाद है वही आर्थिक रूप में पूंजीवाद है। पूंजीवाद क्या है बच्चों? पूंजीवाद निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व, निजी लाभ की अवधारणा है। इस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं है। और जब आर्थिक रूप में पूंजीवाद की बात करते हैं आप, तो सामाजिक रूप में व्यक्तिवाद स्वतः आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा क्योंकि हर व्यक्ति निजी लाभ की कोशिश करेगा, तो व्यक्तिवाद यानी व्यक्ति को महत्व दिया गया। इस प्रकार से व्यक्तिवाद सामाजिक रूप में सामने आता है। तो राजनीतिक रूप में उदारवाद, आर्थिक रूप में पूंजीवाद, सामाजिक रूप में व्यक्तिवाद। लेकिन वह धार्मिक भी है, तो हम उससे धार्मिक रूप में कैसा दृष्टिकोण देंगे बच्चों? तो धार्मिक रूप में हम उसे पंथ निरपेक्ष दृष्टिकोण देंगे। पंथ निरपेक्षता क्या है? पंथ निरपेक्षता, जिसे अंग्रेजी में हम सेकुलरिज्म कहते हैं, सेकुलर कहते हैं। सेकुलर की साधारण हिंदी है लौकिक, पार्थिव, भौतिक। यह राज्य और पंथ के संबंधों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है कि राज्य और पंथ एक दूसरे से तटस्थ हों। राज्य का कोई धर्म नहीं, राज्य धर्म विशेष को संरक्षण नहीं देगा, राज्य धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। और अंततः आप यह भी कह सकते हैं कि राज्य नागरिक के रूप में व्यक्ति के साथ व्यवहार करेगा। तो ये पंथ निरपेक्षता है। दार्शनिक रूप में जब हम देखेंगे तो विवेकवाद की बात करेंगे। इसी को हम अंतर विषयक संबंध कहते हैं। उदाहरण से मैंने इसे आपको समझा दिया। अब इस दृष्टिकोण से आरएएस की पढ़ाई करवाई जाएगी, बच्चों को आंसर राइटिंग सिखाया जाए। इसी दृष्टिकोण से पढ़ना है, लिखना है, प्रैक्टिस करना है। अब इस संदर्भ में अगर आप देखें इस नए टॉपिक के साथ कि शीत युद्ध के दौरान विश्व, तो शीत युद्ध वैसे सैद्धांतिक तौर पर तो 1917 से शुरू हो गया, लेकिन वास्तविक रूप में अगर आप देखेंगे बच्चों, तो शीत युद्ध 1945 से 1990 तक चला है, मोटे तौर पर 45 वर्ष। इस दौरान जो संगठन बने, चाहे वो नाटो हो, वारसा हो, सीटो, सैंटो, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट का संगठन हो, या आर्थिक संगठनों में हम गैट को देखते हैं, जो पश्चिमी देशों का आर्थिक संगठन था। तो मेरे कहने का मतलब यह है बच्चों कि इस दौरान जो कुछ भी गतिविधियां हुई, अब उससे भी आपको तैयार करना है। अब हम जो सबसे महत्वपूर्ण बात है उस पर चर्चा करते हैं, और वह है 150 शब्द के आंसर राइटिंग को देखते हैं। जब आपको 150 शब्द में अगर उत्तर लिखना है, तो सामान्यतः उत्तर के हम 3 पक्ष बच्चों को सिखाते हैं। 3 पक्ष। पहला पक्ष है परिचय का, यानी हम परिचय देंगे। अगर हम इसी उदाहरण को ले लें कि शीत युद्ध क्या है, इसके कारणों की समीक्षा करें, तो सबसे पहले क्या होगा? शीत युद्ध की परिभाषा देंगे, उसी को हम परिचय कहते हैं। और यह परिचय बच्चों 15 से 20 शब्द में दिया जाएगा। तो शीत युद्ध वह युद्ध है जिसमें युद्ध की प्रबल संभावना, लेकिन वास्तविक रूप में युद्ध नहीं होता। नेहरू के शब्दों में कहें तो यह स्नायु तंत्र में लड़ा जाने वाला युद्ध है।
जो 1945 से 90 के बीच देखा जा सकता है। अब ये परिचय हो गया। अब हम इसके बाद दूसरे पक्ष, जिसको हम मुख्य पक्ष कहते हैं, इसी में शीत युद्ध क्या है, यानी शीत युद्ध की प्रकृति क्या है, में प्रकृति क्या है, कोई चीज जैसे यह क्या है तो उसकी प्रकृति आपको बताने हैं, व्हाट, इसी को आप कहते हैं अंग्रेजी में। फिर हाउ, यानी कैसे शीत युद्ध हो रहा है, क्यों शीत युद्ध हो रहा, व्हाई शीत युद्ध। तो व्हाट, व्हाई, हाउ, व्हेन, वेयर, ये सारे डायमेंशन हैं क्वेश्चन के, इसी पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब मुख्य पक्ष में आपको शीत युद्ध की प्रकृति प्लस कारण बताना होगा। अब इसे शब्द, कितना शब्द दें, तो पहले तीसरा पक्ष भी मैं आपको लिख देता हूं, वह निष्कर्ष का है और वह 15 से 20 शब्द। तो 15 से 20 शब्द परिचय में, 15 से 20 शब्द निष्कर्ष में, और शेष लगभग 120-30 जो शब्द होंगे उसमें आपको मुख्य पक्ष लिखना है। और इस दौरान आपको विश्लेषण करना है विभिन्न पक्षों का कि शीत युद्ध की प्रकृति क्या है। तो प्रकृति में आप देखेंगे कि यह मीडिया तंत्र से, संगठन से, रेडियो से, दुष्प्रचार से, खुफिया एजेंसी से लड़ा जाने वाला युद्ध है। कारण क्या है, कारण में बहुत सारे कारणों को इसमें देखा जाता है कि द्वितीय मोर्चे के गठन के बाद परमाणु बम का रहस्य रखना, पोलैंड का चुनाव, बर्लिन की दीवार, और बहुत सारे फैक्टर इसमें रिस्पॉन्सिबल होंगे। इन कारणों से शीत युद्ध को देखा जाएगा। अब निष्कर्ष में आप क्या लिखेंगे कि आखिर निष्कर्ष क्या है। निष्कर्ष में आप लिखेंगे कि यह युद्ध एक ऐसा युद्ध था जिसने गैर रचनात्मकता को बढ़ावा दिया, और 1990 में सोवियत संघ के विघटन के साथ इस युद्ध का अंत हो गया, जो दुनिया के लिए एक सीख भी देकर गया कि हमें गैर संरचनात्मक कार्य नहीं करने चाहिए। इस निष्कर्ष के साथ आप इस उत्तर को व्यक्त कर सकते हैं। तो यहां कहने का तात्पर्य यही है कि आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें, आंसर को डेवलप कराएं, परिचय और निष्कर्ष में एक प्रवाह हो जो मुख्य पक्ष से जुड़ा हो। यानी एक तरह से देखिए, परिचय मुख्य परीक्षा के लिए, परिचय से हम मुख्य परीक्षा की ओर जुड़े या मुख्य पक्ष की ओर जुड़े। परिचय दिए, मुख्य पक्ष आ गया, निष्कर्ष आ गया, इसमें एक प्रवाह और सीक्वेंस होना चाहिए। यही आपको करना है। अंतर विषयक संबंध को विकसित करते हुए उत्तर लिखें, खूब प्रैक्टिस करें। अब आंसर राइटिंग बहुत महत्वपूर्ण हो गई है, क्योंकि 150 शब्द के प्रश्न में विश्व इतिहास में तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करें। मेरी शुभकामनाएं। थैंक यू।